नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में नए सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे पूरी 100% गारंटी लेकर कहता हूं कि मैं जो आपको इस पेपर के अंदर प्रश्न बताऊंगा, आपको वही सेम टू सेम प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है विषय हिंदी साहित्य कक्षा 12। और दोस्तों, इस पेपर में आपको जो टोटल समय दिया गया है वह है 3.5 घंटे का। और दोस्तों, इस पेपर के अंदर जो पूर्णांक है वह है 80 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं इस पेपर का जो खंड ए है इसमें आपसे बहुवैकल्पिक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो इस पेपर में आप पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है वो देख सकते हो। इसमें कहा गया है भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है। तो दोस्तों, जो भारतेंदु युग है वो शुरू हुआ था सन 1857 ईस्वी में। और दोस्तों, ये खत्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। यानी कि 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग है उसकी समय सीमा रही थी। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में कवि हैं मैथिली चरण गुप्त, इनको क्या मिली है? राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। यानी कि दूसरे का यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए छायावाद के अंदर 4 कवि आते हैं। पहला सुमित्रानंदन पंत, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा जयशंकर प्रसाद, और चौथा हमारे पास में क्या आता है? महादेवी वर्मा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि दोस्तों, ये क्या है? हमारे पास में छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे क्या आना था? महादेवी वर्मा आना था। आगे देख सकते हैं चौथा प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो दोस्तों, तार सप्तक है उसका संपादन किया था अज्ञे ने। किसने किया दोस्तों? अज्ञे ने किया था। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 5वां प्रश्न पूछा गया है, हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है। दोस्तों, तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखता हूँ कि किस विद्यार्थी का उत्तर है बिल्कुल सही है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो दोस्तों, ये बताना है कि इसका काव्य गुण कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें जो काव्य गुण है वो हमारे पास में प्रेम का झलकता है। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, अद्भुत। ठीक है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 7वां प्रश्न पूछा गया है, रोला और उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है। तो दोस्तों, रोला और उल्लाला के मेल से जो छंद बनता है उसका नाम है चप्पय। यानी कि 7वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो दोस्तों, जो वर्णिक छंद है वो हमारे पास में है सवैया। यानी कि 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, जब कवि अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध करता है तब कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, 9वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनयोक्ति। यानी कि अनयोक्ति का अलंकार होता है उस समय। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 10वां प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इस दोहे में हमारे पास में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, तो अब हमारे पास में इस पेपर के अंदर बहुवैकल्पिक प्रश्न ना आकर के अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। तो देख सकते हैं दूसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ओज गुण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आप इसको कॉपी पर लिख लो। तीसरा प्रश्न है, हरिकीति का छंद का एक लक्षण लिखिए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों के आने का चांस 100% है, तो आप इनको कॉपी पर लिख ही लीजिए। आगे देख सकते हैं चौथा प्रश्न, व्यक्ति रेख अलंकार से क्या अभिप्राय है। आगे 5वां प्रश्न है, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है, उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में छठा प्रश्न है, देश में एक बूढ़ा था शिरीष के फूल निबंध में हाजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ओर संकेत किया है, ये आपको बताना है। आगे हमारे पास में 7वां प्रश्न है, पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है। यानी कि दोस्तों, जो हमारी धरती है वो वसुंधरा क्यों कहलाती है, आपको बताना है। आगे 8वां प्रश्न है, सर जगदीश चंद्र बोस ने हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार क्या बतलाया है, आपको ये बताना है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में जो 9वां प्रश्न आता है। दोस्तों, 9वें प्रश्न के अंदर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वो करनी है। देखिए 9वां प्रश्न है, किस काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर मन में जोश उत्साह का संचार हो वह काव्य गुण कौन सा होता है। तो दोस्तों, आप बता सकते हो कि वह कौन सा काव्य गुण है। आगे 10वां प्रश्न है, जिस पद में विशेषणों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध हो रहा हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, आप ये भी बता सकते हो। आगे 11वां प्रश्न है, उपमा अलंकार का ठीक उल्टा कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, आप बता सकते हो कि उपमा अलंकार का ठीक उल्टा कौन सा अलंकार है।
तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर के अंदर खंड बी आता है। इसमें जो आपको लघुतरात्मक प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। तो देखिए 12वां प्रश्न है, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, राम का मन अचानक अस्थिर क्यों हो उठा। ठीक है, आप इसका उत्तर दे सकते हो। आगे 13वां प्रश्न है, भारत माता कविता में पंत जी ने भारत माता की किस दिशा का चित्रण किया है, लिखिए। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 14वां प्रश्न है, चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला शिरीष हमें क्यों प्रेरणा देता है, समझाइए। 15वां प्रश्न है, लेखक ने राष्ट्रीयता की कुंजी किसे माना और क्यों, राष्ट्र का स्वरूप पाठ के द्वारा वर्णन कीजिए। 16वां है, जगदीश चंद्र बोस ने किसको ग्राफ की क्या विशेषता बताई है, लिखिए। 17वां प्रश्न है, हैदर जैसे गुंडे का हृदय परिवर्तन किस कारण हुआ, उस घटना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न है, निकट काल जही आवत साई तेही भ्रम हुई तुम्हारी नाही, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। 19वां प्रश्न है, गेहूं और गुलाब का संबंध किनसे है, इन देशों का मानव जीवन में उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप आसानी से इसकी उपयोगिता है वो मानव जीवन में स्पष्ट कर सकते हो। आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का खंड स आता है, जिसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 4 होगा। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न इसमें कहा गया है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है। और दोस्तों 20वें के अथवा में है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 21वां प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 21वें के अथवा में है, नाटक एवं एकांकी विधा की परिभाषा एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों तो इस प्रकार से आपका जो हिंदी साहित्य का पेपर है वो रहने वाला है। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 22वां प्रश्न आता है, छायावाद के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 22वें के अथवा में है, रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसी का 23वां प्रश्न है, अनयोक्ति अलंकार को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 23वें के अथवा में है, अनयोक्ति एवं समसोक्ति अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप आसानी से अंतर है वो इन दोनों अलंकारों के मध्य कर सकते हो। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का खंड डी आता है, जिसमें आपको जो 24वां प्रश्न है वो गद्यांश का दिया गया है। आपको क्या करना है, इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे कि गद्यांश है, वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मत कर देना चाहता था। उसी प्रकार दोस्तों 24वें के अथवा में गद्यांश है, अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहे हैं, इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकार शादी कर ली। ठीक है, तो आपको इस गद्यांश का बताना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसका लेखक कौन है और इस गद्यांश का अर्थ क्या है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको 25वां प्रश्न है वो यहाँ पे पद्यांश का दिया गया है। आपको क्या करना है, इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए पद्यांश है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सदृढ़ नहीं रह पाता। ठीक है दोस्तों 25वें के अथवा में एक और गद्यांश है। देखिए कहा गया है, अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान मनोज बास सचराचर रूप महान भगवान। ठीक है, तो आप कर सकते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या और बता सकते हो कि ये कौन से कवि ने लिखा है। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड ये आता है, जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। 26वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत की श्रेष्ठता कविता में अभिव्यक्त भावों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। 26वें के अथवा में है, पैसे एवं सेम की बिजाई के माध्यम से कवि कविता में क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, कबीर के दोहों के आधार पर गुरु का महत्व अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। कर सकते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न है, पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव परिचय मिलता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना क्या है, कहानी के आधार पर वर्णन कीजिए। 28वां देख सकते हैं, और गुल्ली डंडा कहानी है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। 28वें में है कि वर्तमान संदर्भों में निर्वासित कहानी की प्रासंगिक सिद्ध कीजिए। उसी के अथवा में है, वास्तव में शेखर ने कवि क्रम का निर्वाह किया, आप इस कथन में कहाँ तक सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। और हमारे पास में अंतिम यहाँ पे 28वें का अथवा है, राष्ट्रीय एकता पर सुभाष बाबू के विचार लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में क्या था, हिंदी साहित्य का पेपर था। दोस्तों यही पेपर आपके 2021 के अंदर एग्जाम में आएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी तक इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नहीं लिखा है तो कृपया करके इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लो, क्योंकि दोस्तों बाद में आपको ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।